हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ये जो इनकम टैक्स में बहुत से डिफेक्टिव नोटिस आ रहे हैं, डिमांड नोटिस रेज हो रही है। ये जो डिमांड नोटिस है पिछले सालों के बनस्पत इस साल 2023 में बहुत ज़्यादा हुई है और 2024 जनवरी में भी ये डिमांड नोटिस बहुत से पर्सन को आए हैं। इसका क्या रीज़न है, ये क्यों आ रहे हैं? इस चीज़ के लिए जब हमने इसको गहराई से स्टडी किया तो हमने देखा कि बहुत से आईटीआर ऐसे हैं जो कि कोई पर्सन अपने लोकल किसी भी पर्सन से भरवाए जा रहे हैं। जैसे कि आर्मी से ही कोई पर्सन अगर वो अकाउंट की नॉलेज नहीं रखता है तो वो कुछ भी लिख देता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो ये रिटर्न किसी के द्वारा भरा गया है तो उसने उस पर्सन की 7,04,790 रुपये अलाउंसेस में ही लिख दिए गए हैं। ज़्यादातर 7 लाख के आसपास किसी आर्मी की इनकम बनती है और उसके अलाउंसेस भी किसी पर्सन ने ऐसे ही लिख दिए हैं। वो पर्सन बिना किसी स्टडी के, बिना किसी लॉ को जाने हुए, बिना इनकम टैक्स की सेक्शनों को पढ़े हुए इस लॉ को ऐसे ही लिख देते हैं, जिस वजह से उनका रिफ़ंड तो आ जाता है। लेकिन जब सीए उस चीज़ को गहराई से चेक कर रहा है, अब क्या हो रहा है कि आपके जो आईटीआर है जो पहले आपने भर चुके हो उन सब पे गवर्नमेंट एआई के द्वारा रीचेकिंग कर रही है और आपके जो डाटे लिखे गए हैं वो आपके फॉर्म 16 और रिकॉर्ड के साथ में मैच किए जा रहे हैं। जब वो मैचिंग में मिसमैच आते हैं तब गवर्नमेंट आपको डिमांड नोटिस इरेज करती है और वो डिमांड नोटिस आपको जहाँ तो रिजेक्ट करना पड़ता है तो जहाँ फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप उसको रिजेक्ट करते हो तो आपको रीज़न देने पड़ते हैं और वो सारे प्रूफ उनको सबमिट करने पड़ते हैं कि जिस बिहाफ पे आपने जो आईटीआर भरी हुई है, ये जो आपके अलाउंसेस 7,04,000 शो किए गए हैं इस तरीके से, तो वो सभी का ब्यौरा देना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि किस किस सेक्शन में आपने ये अलाउंसेस फ्री किए गए हैं। अगर आप इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते हो तो गवर्नमेंट इसी बिहाफ के ऊपर आपको पिछले साल का भी नोटिस भेज रही है। इन चीज़ों को बचने के लिए आप इसमें देखो कि उस पर्सन ने सेक्शन 1070 के तहत उसको जो अलाउंसेस की छूट दी है वो 3,25,470 रुपये की दी है। जबकि ग्लेशियर का हाई एल्टी का जो फर्स्ट ग्लेशियर है उसके भी अलाउंसेस देखे जाएं तो वो भी 1.5 लाख के आसपास नहीं बढ़ते हैं। और अगर हम नीचे आते जाते हैं रिस्क अलाउंसेस या दूसरी जगह पे भी, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। उसके बाद इसने सेक्शन 10(1)40 के अंदर उसके 99,890 रुपये के अलाउंसेस भर दिए हैं। फिर उसने सेक्शन 10(14) थर्ड के अनुसार उसके 94,450 के अलाउंसेस भर दिए हैं। ये अलाउंसेस में उन सेक्शनों का उनको खुद नहीं पता है कि ये किस चीज़ के लिए है और इसकी लिमिट कितनी है। जिस तरीके से रिस्क अलाउंसेस की अलग लिमिट है और हाई एलटी की अलग है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। इसके बाद सेक्शन 10(13) अल्फ़ा अलाउंसेस ऑफ हाउस रेंट के बीच में उस पर्सन ने उसको 1,20,980 का अलाउंसेस दे दिया है। जबकि हो सकता है कि उस पर्सन का एचआरए इतना ना मिलता हो। जब उस पर्सन को उस चीज़ का एचआरए वगैरह इतना मिलता ही नहीं है तो उस पर्सन ने उसको 1,20,000 तक कर दिया है। क्या आर्मी पर्सन में जो अदर रैंक में आए हैं उनको क्या एचआरए 1,20,000 तक मिलता है? अगर गवर्नमेंट का खुद ही कोई एम्प्लॉइज़ खुद इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इसमें बहुत सी गलतियाँ जो आर्मी पर्सन कर रहे हैं जिस वजह से ये नोटिस रेज हो रहे हैं। इसके बाद एनी अदर में सीए लिख दिया गया है 54,000। आर्मी पर्सन में एक पर्सन को जो सीए का अलाउंस मिलता है वो 27,000 है और दो बच्चों का मिला के 54,000 हो जाता है। ये अमाउंट तो उनको सीए में मिलता है लेकिन इनकम टैक्स की लॉ के अनुसार ये एग्जेम्प्ट नहीं होता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपको जो अलाउंस मिला है उसको उतना में एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। जब कोई भी रिस्क अलाउंसेस या हाई एलटी अलाउंसेस मिलने शुरू हुए थे तो उस पे के साथ में एक एग्जेम्प्ट लॉ भी स्टार्ट हुआ था।
अलाउंसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम्प्ट लो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। दोनों की लाइनें अलग अलग हैं। जो अलाउंसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ में जो आपका एग्जाम्प्ट अलाउंसेस होते हैं उसकी भी लाइन बराबर चलती होती तो तब तो ठीक था कि 1 लाख अलाउंसेस मिला, 1 लाख से एग्जाम्प्ट, 2 लाख अलाउंसेस मिला, 2 लाख एग्जाम्प्ट, आपको 5 लाख अलाउंसेस मिला है तो 5 लाख एग्जाम्प्ट। पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको अलाउंसेस 7 लाख मिला हुआ हो, लेकिन वो 7 लाख आपके एग्जाम्प्ट नहीं है। इसी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। अगर यही चीज़ें सही से स्टडी करके आईटीआर को सही पर्सन से लगवाया जाए जो इस पर्सन के लॉ को जानता हो और उसमें कितनी छूट है उसी के अनुसार चला जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके आगे यूनिफॉर्म अलाउंसेस है 10,000, इन चीज़ को मान सकते हैं कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस पे टैक्स छूट है। अदरवाइज जो भी 7 लाख की इनकम पे इन्होंने छूट दी गई है वो कि गलत है। हो सकता है कि इस पर्सन को एरियल का अमाउंट आया हुआ हो और उस अमाउंट को कम करने के लिए उस पर्सन ने इसको 7 लाख तक अलाउंसेस में ही दिखा दिया गया हो। इस तरीके से बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो कि सिर्फ कुछ एक पैसा कमाने के चक्कर में कस्टमर को ये नहीं बताते हैं कि उनका रियलिटी में आईटीआर कितना बनता है और गलत कितना बनता है। जबकि अभी 2004 इलेक्शनों के बाद में बहुत बहुत बड़ा चांसेस ये है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को ब्रीकली से चेक करेगी और हो सकता है कि इनकम टैक्स के डिमांड नोटिस ये जो 10 या 20% आ रहे हैं ये बढ़ के 50% हो जाएं। अगर ये ऐसे ही बढ़ते गए तो हर पर्सन को अपनी जो आईटीआर है बिल्कुल स्टडी से लगानी पड़ेगी और जो पहले भी क्लेम किए हुए हैं उनको भी जाने का खतरा हो सकता है। जो पहले आपकी आईटीआर लगी हुई है अगर वो भी गलत पाई जाती है तो आपको गवर्नमेंट को विद पेनल्टी के साथ में एक्स्ट्रा पैसा जमा करवाना पड़ सकता है। इसके आगे चलते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी सेक्शनें भी मिलती है जिसके बीच में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। हम उन सेक्शनों को 80C से लेके 80U तक और इसके साथ में अभी अग्निवीर के लिए भी अलग से एक सेक्शन आ गई है। इसके साथ में ईवी व्हीकल की सेक्शन है। अगर हम इन सभी सेक्शनों को सही से स्टडी करें और जिस सेक्शन में जितनी छूट दी गई है उसी हिसाब से ही आईटीआर को फाइल करें तो हो सकता है कि हमारा इनकम टैक्स जो है 12 लाख या 13 लाख तक भी हम इनकम टैक्स की छूट ले सकें और वो छूट जो होगी वो जेन्युइन होगी और जितने भी हमारे अकाउंट के अफसर या सीए वगैरह है वो भी ये जान सकेंगे कि जो पर्सन आईटीआर भर रहा है वो बिल्कुल राइट है और उसका उसके रिफ़ंड पे हक बनता है और उसने प्रॉपरली सही कार्रवाई के साथ में ये आईटीआर भरी है और वो किसी को भी डिमांड रेज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही गलत चलते रहें किसी भी लोकल पर्सन से जिसको कुछ भी नहीं पता है वो आपकी आईटीआर को ऐसे ही कुछ भी लिख देगा और आपका पैसा रिफ़ंड हो जाता है। जिस पर्सन से कोई पर्सन ये सोच रहा है कि मेरा पैसा गवर्नमेंट ने अभी वापस कर दिया है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत ही गलत धारणा है। प्रॉब्लम हर किसी को आ सकती है और आईटीआर अभी क्या है कि प्राइवेट कंपनी के पास में है। इन्फोसिस कंपनी अभी इस चीज़ को डील कर रही है और वो इन चीज़ों के ऊपर एआई के द्वारा हर काम को सही तरीके से कर रही है। आपके पैन कार्ड के बिहाफ पे अगर आपने होम लोन ले रखा है, आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो आपको उसका सही से क्लेम लेना चाहिए और जितना ही होम लोन लिया है और उस होम लोन के जितने ही इंटरेस्ट पे आपको छूट मिलती है उतना ही भरा जाना चाहिए। आपके पैन कार्ड के बिहाफ पे बहुत से पर्सन अभी एनपीएस कार्ड भी बना रहे हैं और इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी हर किसी पर्सन को ये पता चलता जा रहा है कि वो जो आईटीआर ले रहा है वो गलत है और नेक्स्ट टाइम में उसको इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब को ठीक करने के लिए बहुत से पर्सन सही वे का यूज कर रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस पर्सन का अगर 40,000 कटा है तो वो रिफ़ंडेबल है और अगर किसी पर्सन का 3 लाख कटा है तो वो भी रिफ़ंडेबल है। दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होता ही है।
कि टैक्स बढ़ने के साथ में हो सकता है कि आपका इतना रिफ़ंड ना बनता हो, लेकिन आप इनकम टैक्स की साइट में ऐसे ही कुछ गलत लिखकर आईटीआर रिफ़ंड ले जा रहे हो। ये जो लिखा जा रहा है, जब इसको इनकम टैक्स अफसर खुद देखता है तो उसको देखने से ही पता चलता है कि ये जो भरा जा रहा है ये गलत है। इसके अलावा अगर आपकी फ़ॉरेन की इनकम है तो वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है, लेकिन अगर आपको इंडियन इनकम मिली है तो इंडियन इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ता है, जबकि फ़ॉरेन इनकम अगर आप 182 दिन से बाहर इंडिया से रहे हो तो उस फ़ॉरेन इनकम पे के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी अमाउंट के ऊपर आपको छूट मिल सकती है, ना कि आप कुछ भी ऐसे अलाउंसेस लिख दोगे जो आपकी इनकम का मोस्टली 80% तक बनता है। तो उतने अलाउंसेस जब कोई पर्सन ऐसे गलत लिखता जाएगा तो ये प्रॉब्लम अगले टाइम पे आती हुए बढ़ती जाएगी। इसलिए हम सभी को ये सुझाव दे रहे हैं कि अपनी आईटीआर को ज़्यादा से ज़्यादा राइट करने की कोशिश करो, और अगर आपके बच्चे 12 क्लास से अबव हैं तो एजुकेशन लोन ले।